हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से हमने शुरू किया है ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोनों चैप्टर ख़त्म करने के बाद हमने ऑप्टिक्स चालू किया है, क्योंकि बहुत सारे इस बार जो बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट, उन लोगों का डिमांड है कि सर वो ऑप्टिक्स भी आप साथ साथ पढ़ा दीजिए, उसके बाद बाकी आप पढ़ाइएगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्टिक्स को लिया कि ठीक है, उन लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाए। तो देखिए, ऑप्टिक्स पहले समझिए। तो बहुत सारी बातें हम इसमें लिखे नहीं हैं, वो आपको मैं बोल देता हूँ और उस चीज़ को आप सुन के समझिए। ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम लाइट के विषय में स्टडी करते हैं, वही हुआ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा या रे ऑप्टिक्स, चाहे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहिए या रे ऑप्टिक्स कहिए, एक ही बात है। ये पहला चैप्टर में है, यानी चैप्टर नंबर 8 है। और दूसरा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9, वो है वेव ऑप्टिक्स। तो इस तरह अलग अलग क्यों किया? तो रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, उसमें हम लोग इस टाइप का स्टडी करते हैं, मिरर, लेंस वगैरह का, जहाँ की जिसका कि साइज लाइट के साइज से, वेवलेंथ वाला साइज जो लाइट का है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हमारा सारा काम हो जाता है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट का जो वेवलेंथ है उसी के करीब करीब, मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज या जो कुछ भी होता है, क्योंकि वहाँ लाइट बिल्कुल वेव की तरह मतलब बिहेव करता है। और रे ऑप्टिक्स में आप समझ सकते हैं कि लाइट जैसे पार्टिकल की तरह मतलब बिहेव करता है। तो एक ऐसा मतलब जो शुरू से हम लोग मतलब पढ़े हुए हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, एक बात ये भी कहते हैं और बाद में ये भी कहते हैं कि लाइट एक वेव है। ये कंट्राडिक्टरी बुझाता है मन लोगों को, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, वेवलेंथ बहुत ही कम होता है कंपेयर टू जो मान लीजिए हमारा मिरर, लेंस, प्रिज्म एक्सेट्रा। इसीलिए वह करीब करीब स्ट्रेट लाइन में लगता है कि ट्रैवल होता है, इसलिए कोई कंट्राडिक्टरी बात नहीं है। अच्छा, अब आइए लाइट का ये स्टडी करने में हम लोग बहुत बार बोलेंगे रे तो बीम। तो रे क्या है और बीम, रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। मैंने सोचा इसको पहले मैं लिख दूं ताकि बार बार आएगा कि ये रे वो रे। तो इसलिए देखिए, रे ऑफ लाइट, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट वेव बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइट रे। मान लीजिए लाइट वेव ही रूप में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ जो है, वेव का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी को हम लोग कहेंगे लाइट रे। ऐसा ही समझिए, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ वेव ट्रेवल। अच्छा, तो वो तो रे हो गया। और बीम ऑफ लाइट क्या है?
तो बहुत सारे रे मिलके यानी बंडल ऑफ रेज को मिल करके जो बनता है उसी को बीम कहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो बीम का, क्योंकि एक रे को हम अलग करके अपना मिरर या लेंस पर नहीं गिरा सकते हैं। जब भी गिरेगा तो वो एक बीम के रूप में ही गिरेगा। हाँ, उसमें रे खाली रिप्रेजेंटेटिव बनेगा बीम का, इसीलिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, यानी कहते हैं यह रे है, एक्चुअली वो बीम है, वो रिप्रेजेंटेटिव है बीम का एक लाइन, जिसको रे कहते हैं। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे रे ऑफ लाइट क्या है, अब बीम ऑफ लाइट क्या है। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। पहले तो ये जानना होगा कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो आप ऐसे समझिए, कांच का खोखला बॉल, खोखला होना चाहिए। कांच का खोखला बॉल, मान लीजिए, देखिए मेरा हाथ ऐसे गोल खोखला बॉल होता है स्फेरिकल, और उसी को इधर पार्ट काट के अलग कर दीजिए और इधर पार्ट काट करके अलग कर दीजिए, तो दो पार्ट हो गया इस टाइप का। देखिए इस टाइप का हो गया। तो इसको जो है अगर हम पॉलिश कर देते हैं इस पार्ट को, तो ये वाला मेरा जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, और इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। और इसमें इधरे कर देंगे पॉलिश, और ये रहेगा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। यानी इसको इस तरह भी कहिए कि कॉनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो सेंटर की ओर होता है उस गोले का, और कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वह सेंटर से अवे वाला सरफेस है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो आप समझ गए कि जब एक सरफेस को मैं पॉलिश कर देता हूँ, ये निकला हुआ कॉन्वेक्स सरफेस को, तो ये कॉनकेव मिरर बनता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जब ये इनसाइड सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, तो ये वाला जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो हमारा बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वही होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हुआ कॉनकेव और ये हुआ कॉन्वेक्स। कॉनकेव में इधर से करेंगे पॉलिश, कॉन्वेक्स में इधर से करेंगे पॉलिश। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आइए, अब हम लोग डील करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग शायद 10th क्लास में प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन वाला पढ़े हैं। उसमें क्या है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये जो ई दिया जाता है कि पॉलिश्ड है, वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाला। तो मान लीजिए एक रे इंसिडेंट होता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आप एक नॉर्मल खड़ा कर दीजिए प्लेन सरफेस पर, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो उस नॉर्मल से जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस इसलिए आई द्वारा हमने दिखाया। हाँ, आपतन का कोण, आपतन माने किस एंगल पर गिरा, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बनाता है एंगल, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद ये ए इधर रिफ्लेक्ट हो गया,
तो ये होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ये तो प्लेन सरफेस में होता है। और इसका नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पर, यानी I इक्वल टू आर। और दूसरा, पहला लॉ हुआ, और दूसरा लॉ क्या था, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो तीनों जो है एक प्लेन में लाई करेगा। जैसे यहाँ बोर्ड के प्लेन में तीनों को हमने दिखाया है, वो एक प्लेन होगा, सब एक प्लेन में होगा तीनों चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों लॉज जो हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, वही लॉज एप्लीकेबल है स्फेरिकल मिरर में। कहिएगा वो तो प्लेन है, ये तो टेढ़ा है, तो कैसे लागू होगा, तो इसको इस तरह से समझिए, जहां पर मान लीजिए है या इंसिडेंट रे गिरेगा, वो पॉइंट बहुत छोटा एरिया होगा कर्व का, वो छोटा एरिया कर्व का आप पहले भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ें कि वो प्लेन माना जाता है, और उस पर नियम वही प्लेन मिरर वाला लागू होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग मतलब जो वही लॉ, जो दोनों ये लॉ है, यानी I इक्वल टू आर और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेम मतलब जो प्लेन में लाई करेगा, वही चीज इसमें भी लागू होगा। तो देखिए कैसे, एक ठो मैंने इसमें, हाँ ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो वो हुआ कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स हो, निकला हुआ बाहर, तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, तो ये देखिए मैंने एक ये लाइन लिया है, आपको समझाते हैं कि वो लॉ कैसे मतलब लागू होता है। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल रे हम यहाँ से लिए, इस पॉइंट पर गिरा, तो उस पॉइंट पर एक छोटा एरिया ds आप सोचिए, जो प्लेन एरिया है उसी में वो पॉइंट है। तो सर्किल का जो रेडियस होता है, रेडियस, वह रेडियस हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है सरकमफेरेंस पर। हाँ, तो कहने का मतलब इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो ये रेडियस हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हो गया। तो I क्या है, हम लोगों ने कहा I होता है नॉर्मल के साथ, ये डॉटेड लाइन उस पॉइंट पर नॉर्मल है, जैसा ये डॉटेड लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल है, वैसा स्फेरिकल सरफेस में ये डॉटेड लाइन उस पॉइंट पर नॉर्मल है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो छोटा है उस पर नॉर्मल है। तो कहने का मतलब कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाया वो I हुआ, और फिर वो रिफ्लेक्ट करके फिर नॉर्मल से जो एंगल R बनाया वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। यानी बिल्कुल वही वाला सिचुएशन है, वो बड़ा सरफेस है, ये छोटा प्लेन सरफेस है। तो ये देखिए लाइट आ गया, लाइट का रे या बीम ऐसे निकला, I इक्वल टू R बनाते हुए कॉनकेव मिरर में,
और कॉन्वेक्स में देखिए इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर इसका इधर है, उल्टा डायरेक्शन में, इसका सेंटर उसी डायरेक्शन में था। तो मान लीजिए यही टाइप का रे मैं लेता हूं, यहां इंसिडेंट हुआ। नॉर्मल कैसे डालेंगे? तो नॉर्मल डालेंगे वही, फिर सेंटर से जो रेडियल लाइन है वो होगा नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन। तो ये हो गया एंगल आई, वहां से रिफ्लेक्ट होके लौटा, तो फिर नॉर्मल से एंगल आर बनाया, तो वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है देखिए इधर से पार करता है, इसमें तो इधर जाता नहीं है, उधर फैल जाता है, इसलिए उसको पीछे की ओर बढ़ा के हमने इस पॉइंट पर काटा है। तो वो भी उस पॉइंट को F कहते हैं, आगे बताएंगे F क्या है। इस पॉइंट को भी F कहते हैं। बात सेम टाइप का है, लेकिन इसमें है क्या इधर आता है, उसमें है वैसे करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब है कुछ टर्म्स है इसका, उस टर्म्स को पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बार बार वो टर्म यूज होगा। जैसे पहला है टर्म स्फेरिकल मिरर का, कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ 7 ठो टर्म हमने दिया है। ये 7 टर्म को आप ठीक से जान लीजिए, कौन किसको क्या कहते हैं। पोल, तो मिरर का पोल क्या है? तो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको पोल कहते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, और उसको P द्वारा दिखाए हैं, P पोल। अच्छा, पोल समझ गए? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस जो है वही को पोल कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो। अच्छा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जिस ग्लास के खोखला गोला से काटा गया है उस ग्लास का सेंटर कहाँ है? तो है यहाँ है। तो यही हुआ सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में तो चूंकि इधर गोला है, सेंटर इधर होगा। तो कॉन्वेक्स में सी इधर है, वही हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जिस गोले से बना हुआ है कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, उस गोले का सेंटर को ही मिरर का सेंटर कहते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सी है वो, देख लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? तो ऐसा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करे, यहाँ भी या यहाँ भी, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको मैं PA द्वारा शॉर्ट में दिखाया हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। और स्फेरिकल वर्ड को SPH हम करके लिखेंगे, यानी स्फेरिकल आप समझिएगा। अब PA लिखेंगे तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ? तो मिरर के पोल और सी को मिलाने वाला जो रेखा है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। अच्छा, एपर्चर। हाँ, ये देखिए, इसको समझिए ठीक से, देखिए ठीक से समझिए। ये मान लीजिए गोला ऐसा से ही काट के बनाया गया, गोला से काट लिया गया। अब काटने के बाद आप इधर से देखिए तो गोल सर्किल नहीं मालूम पड़ेगा। ये मुंह जो है वो गोल सर्किल, चूंकि गोला से आपने काट के निकाल दिया उधर, तो गोल सर्किल बुझाएगा। उसी सर्किल के डायमीटर यानी AB को कहा जाता है एपर्चर, माने मुख। एपर्चर माने क्या? उसका दर्पण का मुख कितना है। तो एक्चुअली AB जो है उस
कटे हुए सर्किल का डायमीटर है। इसमें समझिए या इसमें समझिए, बात एक ही है। पैरेक्सियल रेज, हाँ, पैरेक्सियल रेज किसको कहते हैं? तो ऐसा रे जो पैरेलल हो और बहुत, देखिए पैरेक्सियल रे, ए रे इंसिडेंट क्लोज टू पोल एंड मेकिंग ए स्मॉल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस लिखे हैं हम। कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, इसी के नजदीक जो रे गिरता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वहां दूर नहीं, वो तो फोटो में भी हम बनाए हैं समझाने के लिए। ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आके गिरता है और प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा एंगल बनाता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा बनेगा तो गड़बड़ होगा, थोड़ा सा एंगल बनाता है, जरा सा एंगल। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे ही रे को पैरेक्सियल रे कहते हैं। कहिएगा ये काहे हम पैरेक्सियल रे जान रहे हैं? तो जितना हमारा मिरर या आगे लेंस का फार्मूला डिराइव होगा वह वैलिड है सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए, सो जानिए। इसीलिए पैरेक्सियल रे को समझना है। फिर एक बार कह देता हूं, ऐसा रे जो पोल के नजदीक गिरे और प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा एंगल, ज्यादा एंगल नहीं, थोड़ा एंगल बनाते हुए रहे, उसको हम कहते हैं पैरेक्सियल रे। क्योंकि सारा फार्मूला पैरेक्सियल रे के एजम्पशन पर ही हम लोग डिराइव करते हैं, कोई भी मिरर या लेंस का फार्मूला। फोकस, देखिए फोकस समझिए, यहां एफ है फोकस। कैसे? तो एक पैरेलल रे आ रहा है। पैरेलल रे कैसे आता है ये भी समझना चाहिए। तो पैरेलल रे बहुत दूर में अगर ऑब्जेक्ट होगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो वहां से जो भी रे आके हमारे मिरर पर पड़ेगा वही पैरेलल रे होगा, नजदीक में नहीं हो सकता। समझे ना, सब रे पैरेलल। बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट अगर रहता है उससे जो रे आएगा हमारे मिरर पर वो पैरेलल रे होगा। तो देखिए एक ये रे लीजिए जो पैरेलल रे, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया और वहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, तो यहां से यहां मिला दीजिए तो आई एंगल हुआ और उतना ही एंगल आर बना के वो ऐसे पार करेगा। तो जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है वही पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर में एफ है। अब कोई भी पैरेलल रे आएगा वो ऐसी होकर पार करेगा, चाहे वो नजदीक भी हो तो भी उसे होकर पार करेगा, नजदीक भी हो तो भी पार करेगा। यानी सारा का सारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जो होगा वो कन्वर्ज करेगा, यानी मिल जाएगा या इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर। उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए मिटा गया थोड़ा, हाँ, प्रिंसिपल फोकस। ये तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा, कॉन्वेक्स में भी उसी तरह सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल रे आने दीजिए, जिस पॉइंट पर गिरा उस पर लंब डालिए, लंब बना नॉर्मल, तो सी से रेडियल लाइन खींच दीजिए, यही हुआ नॉर्मल। और वो जो है वो तो इस बार पार नहीं करेगा क्योंकि इधर पॉलिश्ड है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर। तो कहने का मतलब वो जो उधर लौट गया उसको बढ़ाइए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ कटता है तो वो भी कटेगा एक पॉइंट एफ पर। तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस वही हुआ एफ। यानी अगर आप यहाँ खड़ा रहिएगा
ताकिएगा इस डायरेक्शन में, तो लगेगा आपको कि एफ से लाइट आ रहा है, जबकि लाइट तो इधर से जाके यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन आपको लगेगा कि एफ पॉइंट से लाइट आ रहा है। जैसे यहाँ खड़ा रहिएगा तो एफ पॉइंट से देख रहे हैं लाइट आ रहा है, इसमें भी आपको यहाँ खड़ा रहिएगा, देखिएगा इस लाइन, तो आपको लगेगा कि एफ से लाइट आ रहा है, जबकि इस केस में वास्तव में तो लाइट इधर से जाके इधर आ रहा है। तो वही हुआ आपको कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस एफ। अब एक फोकल प्लेन है, फोकल प्लेन क्या हुआ, तो देखिए एफ होके एक परपेंडिकुलर प्लेन आप खींच दीजिए, परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेकिन एफ होके आप खींचिए, वो प्लेन जो होगा चाहे इसमें चाहे उसमें, वही होता है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन की क्या आवश्यकता है, फोकल प्लेन की आवश्यकता है कि कभी कभी मान लीजिए आपको तिरछा पैरेलल रे आएगा, वो फोकस पर नहीं जमा होगा बल्कि फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर मान लीजिए इधर जमा होगा। तो फोकल प्लेन वही प्लेन हुआ जहाँ की मान लीजिए पैरेलल रे जो है काफी एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है, वो एफ पर नहीं कन्वर्ज करेगा बल्कि उस प्लेन के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, इसीलिए वो प्लेन को फोकल प्लेन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मैंने उसके पार्ट्स को मैं समझा दिया। आप जो है ठीक से वीडियो देखिए या उसको डाउनलोड करके पढ़िए, फिर देखिए, अच्छा से सारा बात को समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए, क्योंकि एकदम सीरियली पूरे ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर का वीडियो जाएगा और आपको एकदम क्लियर नॉलेज पूरा ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर का हो जाएगा। और दूसरे लोगों को भी आप अगर मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू दे दीजिए और उनको भी कह दीजिए कि वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दे, ताकि उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा, पूरा वीडियो वो भी पढ़ता रहे। ओके, थैंक यू।